अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोयाबीन की फसल में करें समय रहते कीट और रोगों का नियंत्रण। बायोफ्लॉक पद्धति से मछली पालन करके कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। अपने राज्य में जिन किसानों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है, उनकी फसल अभी फलियों की अवस्था में है और इसी समय फसल में कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए किसानों को अपनी सोयाबीन की फसल को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी है कि वो सही समय पर कीट रोगों की पहचान कर उनका नियंत्रण करें। तो आप सोयाबीन की फसल में लगने वाले कीट रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ बृजकिशोर प्रजापति। और जैसा कि हमें किसानों के द्वारा जो है सूचना मिल रही कि उनकी फसलों में मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल में जो है कीट की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इस कीट के नियंत्रण के लिए जो होता है हम आज चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीट और रोगों के प्रकोप से होता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो सोयाबीन के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। रूप से जो लगने वाले कीट हैं जो पत्ती को खुरच कर खाते हैं, और दूसरे जो होते हैं अभी फली की अवस्था में सोयाबीन आ रखा है, तो सोयाबीन की जो फली होती है उसमें जो होते हैं लार्वा जो होते हैं इल्लियों के, वह जो होते हैं छिद्र बनाकर जो होते हैं दाने को खाते रहते हैं, जिसके कारण जो है गुणवत्ता जो है कम होती है और उत्पादकता भी निश्चित रूप से कम होती है। तो इसमें मुख्य रूप से जो लगने वाले कीट हैं सेमी लूपर है, उसके अलावा जो है तम्बाकू कैटल विरल जो है, पॉट बोरर जो है सबसे ज़्यादा समस्या। तो यह कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों सर्वप्रथम तो मैं आपको जो है जैविक विधि जो होते हैं उसके द्वारा किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, आज समय जो है प्राकृतिक खेती का है तो उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो किसान भाइयों आप जो है प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती के अंतर्गत अगर सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लागत को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए जो है निमास्त्र नामक जो है कीटनाशक आप इसको बनाकर जो है आप इन कीटों का आप नियंत्रण कर सकते हैं। अब जो है अगर आप बाजार में जो उपलब्ध कीटनाशक अगर आप इससे नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए जो होता है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% जो है SC की जो मात्रा होती है उसकी 150 ml मात्रा को जो है 500 लीटर पानी में घोलकर आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव करके इन सेमी लूपर तम्बाकू कैटल पिलर है इनको आप नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके अलावा जो होता है आप क्विनाल फोस जो है उसका भी जो है 25 EC जो मात्रा है उसको भी जो है 1 लीटर मतलब 1000 ml मात्रा को जो है 500 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आप पॉट बोरर हुआ, कैटरपिलर हुआ, इनको भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। सोयाबीन में गेरुआ रोग
ये एक फफूंद जनित रोग है जिसका प्रकोप फूल बनने की अवस्था में ही देखा गया है। रोग के कारण पौधों पर छोटे छोटे सुई के नोक के आकार के मटमैले भूरे और लाल भूरे सतह पर उभरे हुए धब्बे दिखते हैं। इन धब्बों के आसपास का हिस्सा पीला होता है। धब्बे पहले पत्तियों के निचली सतह पर आते हैं, बाद में ये धब्बे गहरे भूरे काले रंग के हो जाते हैं। वो धीरे धीरे पूर्ण पत्ती पीली पड़कर सूख जाती है। ग्रसित पत्तियों को उंगली से थपथपाने पर भूरे रंग का पाउडर जैसा निकलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करें, उचित फसल चक्र अपनाएं। इसके अलावा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब जो मुख्य रूप से किसानों के द्वारा दूसरी समस्या देखने को मिल रही है वह पत्तियों का पीलापन होना या पुष्प, कुछ किसानों के जो पुष्प लगे हुए हैं उसमें जो होता है रस चूसक कीट जो होते हैं वो लगे हुए हैं। तो उस अवस्था में क्या होता है, पुष्प बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और पॉड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, पौधे बढ़वार भी कम हो जाती हैं, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, तो जिसको येलो मोज़ेइक वायरस भी बोला जाता है। और कई बार किसान भाइयों आपके खेतों में अगर पीली पत्तियां अगर दिखाई देती हैं तो निश्चित रूप से येलो मोज़ेइक वायरस के लक्षण होते हैं पौधे में। तो उसको आप उखाड़ कर जो है अगर जला सकते तो जला दें या उसको गड्ढे खोद कर उसमें गड़ा दें। और खेत का निश्चित रूप से जो है मेड़ है जो है उसको आप जो खरपतवार है उसको आप उखाड़ कर फेंक दें या हंसी से काट कर निश्चित रूप से आप साफ सफाई रखें, जिससे जो है कीट के जो है जीवन चक्र वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाता है। और जो है आप यह भी एक विधि होती है कीटों के नियंत्रण के लिए। इसके नियंत्रण के लिए जो मुख्य रूप से किसान भाइयों अगर पहले तो इमिडाक्लोपिड जो है 17.8 SC की जो मात्रा है उसका जो है 125 ml मात्रा को जो है प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से थायोमेथेक्साम है जिसकी जो है 100 ग्राम मात्रा को जो है 500 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है थायोमेथेक्साम के साथ पूर्व मिश्रित जो है लैम्डासाइहेलोथ्रिन नामक भी दवा आती है जिसका जो है 125 ml मात्रा को जो है 500 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो रस चूसक कीट हैं सभी का आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई प्राकृतिक खेती जैविक खेती के अंतर्गत किस प्रकार से नियंत्रण करना है और रासायनिक कीटनाशकों का अगर उपयोग करना है तो उसकी मात्रा को मैं जिस प्रकार से बताया हूं अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप कम लागत में सोयाबीन से अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत करती हूं। आजकल कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकें इजाद हो रही हैं, जिससे सभी किसानों को फायदा हो रहा है। खासकर छोटे किसानों के लिहाज से देखें तो अभी मछली पालन की नई विधा काफी प्रचलित हो रही है और वो है कंटेनरों में मछली का पालन, जिसे बायोफ्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली से किसान छोटी सी जगह में भी मछली पालन करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें बायोफ्लॉक पद्धति से मछली पालन, चलिए इस बारे में जानते हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर जगपाल से। बायोफ्लॉक तकनीक। बायोफ्लॉक एक नई तकनीक है जो किसान भाइयों के लिए हमारी बहुत ही कारगर तकनीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज के दिन में जो है सभी किसान भाइयों के पास तालाब नहीं होते हैं, 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर जैसा भी है तालाब नहीं होते हैं, वो इस तकनीक को अपना सकते हैं। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक अपनाया जा रहा है। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक व वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से स्पेस में भी किसान भाई कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमको करना क्या होता है, एक टैंक होता है, टैंक जिसकी जो है डायमीटर जो है 4 मीटर होता है। 4 मीटर के भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली जो अभी किसान भाई तर लेते हैं वो 4 मीटर उसका डायमीटर होता है और 1.5 मीटर उसकी जो है हाइट होती है
और उसका जो है करीब उसमें लगभग 5,000 से लेकर 15,000 लीटर या 20,000 लीटर तक की ये टैंक आते हैं और इन टैंक को सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं। एक हम उदाहरण दे करके बताते हैं अपने किसान भाइयों को कि अगर हम 15,000 लीटर का टैंक लेते हैं तो उसमें हम जो है करीब 12,000 लीटर पानी भरेंगे और 1.2 मीटर उसकी हाइट रखेंगे और उस टैंक में हम जो मछलियाँ स्टॉकिंग करेंगे वो करीब जो है कि 1,000 लीटर पानी में हम लोग 100 मछलियाँ रख सकते हैं। तो एक 15,000 लीटर टैंक में जो 15,000 लीटर के बायोफ्लॉक टैंक्स में हम लोग जो है करीब जो है 1,000 पीस मछली के रख सकते हैं। इस तकनीक के लिए सबसे पहले सामान्य सीमेंट या तारपोलिन के टैंक की जरूरत होती है। इसी के साथ एयरेशन सिस्टम, बिजली की उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स और मछली बीज का प्रबंधन भी मछली पालन की बायोफ्लॉक तकनीक के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा, साथ ही 24 घंटे बिजली की उपस्थिति होना जरूरी है। इसके लिए आप सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त खर्चों में भी बचत होगी। इस तकनीक ये मुख्यतः जो तकनीक है बायोफ्लॉक, इसमें होता क्या है कि जो है जो बायोफ्लॉक है, बायोफ्लॉक होता ये है कि इसमें हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका एक असेंबलेज होता है। जो जैसे कि इसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, फ्लॉक्स है, तो इनको क्या होता है कि मछलियाँ इन्हीं को खाती हैं। ये एक एज ए माइक्रोबियल प्रोटीन का काम करता है। टैंक को बनाने के बाद में हम लोग इसमें एक बायोफ्लॉक बनाते हैं। बायोफ्लॉक में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कंटेनर में करीब 150 लीटर कंटेनर में जो है पानी लेकर के और उसमें हम जो है गुड़ ले लेंगे करीब 50 ग्राम, 3 केजी जो है पुराने तालाब की मिट्टी ले लेंगे, 2 से 4 ग्राम जो है यूरिया ले लेंगे। तो इनको मिक्स करके उस 150 लीटर पानी के टैंक में जो है हम लोग भर देंगे और लगातार जो है इसमें एरेशन करेंगे। तो एरेशन करने के बाद करीब 24 से 48 घंटे में जो है फ्लॉक बन जाते हैं। फिर उसको हम करते क्या है कि उस टैंक पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो एज ए वो इनाकुलम काम करता है। उसके बाद हम उसमें पानी भर देते हैं। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। बायोफ्लॉक विधि में जार में बैक्टीरिया पैदा की जाती है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है। इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है और मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता। बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली निम्न जल स्तर पर सही बढ़वाड़ ले सके, पंगेशियस, कोई कार्प, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पाबदा, कॉमन कार्प इत्यादि मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। अगर हम बात करें कि तिलापिया अगर हम लेते हैं तो 1,000 मछली अगर हम स्टॉक करते हैं उसमें लगभग 20% मोर्टेलिटी होगी, तो हमारा 80% सर्वाइवल रेट मिलेगा। और उस 80% सर्वाइवल रेट में जो है हमको 6 मंथ में अबाउट लगभग 500 to 600 ग्राम्स मछलियाँ हो जाएंगे। तो हमारा 6 महीने में लगभग हम लोग जो है 500 से 600 केजी जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे जो है अगर जो मार्केट प्राइस है लगभग जो होलसेल मार्केट है तिलापिया का 120 से 130 केजी जो है 120 से 30 रुपये पर 100 केजी के हिसाब से हम लोग सेल कर सकते हैं मार्केट में। दूसरा चीज़ इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट 6 महीने में लगभग आता है वो लगभग अगर एक टैंक के हिसाब से 20 से 22 हज़ार लगभग लागत आता है। 75 से 80 हज़ार का बिक्री होगी और उसको हम अगर लागत से जो है घटा देंगे तो हमारे किसान भाई को एक टैंक से लगभग 50 से 55 हज़ार का जो है आमदनी हो जाएगी। बायोफ्लॉक विधि में टैंक में पानी को साफ करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है। इसमें होने वाली मछली पूर्णतः जैविक होती है। इनकी बाजार में अधिक कीमत मिलती है। बायोफ्लॉक तकनीक में खर्चा सामान्य मछली पालन के मुकाबले कम ही आता है। फिर चाहे खर्चा श्रम का हो, समय का हो, देखभाल का हो या फिर रुपयों का ही क्यों ना हो, हर तरीके से बायोफ्लॉक तकनीक एक आदर्श तकनीक है। यही कारण है कि इससे मछलियों की गुणवत्ता बेहतर रहती है, साथ ही इसके दाम भी बाजार में अच्छे मिल जाते हैं। ये इसमें जो है इस कॉस्ट में जो है जो कैपिटल कॉस्ट होती है, जो इनिशियल जैसे कि टैंक का कॉस्ट है और उसमें एरेटर्स लगते हैं जो है, तो इनका जो है इसमें इंक्लूड नहीं। ये लगभग एक टैंक को लगाने में लगभग जो है 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अगर 15,000 लीटर का हम लगाते हैं तो ये तो हमारा कैपिटल कॉस्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से एक साल में किसान भाई हमारे जो है 2 फसल ले सकते हैं। तो ये जो बायोफ्लॉक तकनीक है ये उन किसानों के लिए बहुत ही कारगर होगी जिनके पास हमारे खुद की ज़मीन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे बहुत से किसानों की समस्या है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
कश्मीर में शांति जरूरी। यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूएन जनरल असेंबली को किया संबोधित, बोले रूस बच्चों को बना रहा हथियार। कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा जम्मू कश्मीर जाने से बचें सभी नागरिक। पाकिस्तान की मिस यूनिवर्स एरिका रॉबिन के खिलाफ जांच करेगी आईएसआई, केयरटेकर पीएम बोले ब्यूटी कॉन्टेस्ट साजिश। अमिताभ बच्चन के गाने सारा जमाना को किया जाएगा रिक्रिएट, टाइगर श्रॉफ कृति सेनन फिल्म गणपत में करेंगे गाने का इस्तेमाल। गणेश चतुर्थी पर लाल बागचा राजा के दरबार पहुंचे कार्तिक आर्यन। दिग्गज एक्टर देवानंद का 73 साल पुराना बंगला बिका, घर की जगह बनाई जाएगी 22 मंजिला इमारत। एशियन गेम्स में भारत की जीत के साथ शुरुआत, वॉलीबॉल टीम ने कंबोडिया को ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बीकानेर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इन 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 61% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 29% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 16 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भविष्य के लिए पानी और नमी की हर बूंद का संरक्षण करें। सभी फसलों में मृदा संरक्षण, बेहतर वायु संचरण व खरपतवार नियंत्रण के लिए अंतःसस्या क्रियाएं करें। ग्वार और अन्य दलहनी फसलों में रस चूसने वाले कीटों जैसे हरा तेला, सफेद मक्खी, मोइला आदि का प्रकोप होने पर एसिटामिप्रिड या थाइमेथाक्सम नामक रसायन 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में पत्ती छेदक कीट का प्रकोप होने पर इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 0.8 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG की 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण मूंगफली की फसल में टिक्का रोग के प्रकोप की संभावना है, अतः किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर प्रयोग करें। वर्तमान और आने वाले दिनों की मौसम की परिस्थितियों के कारण ग्वार की फसल में जीवाणु झुलसा रोग होने की संभावना है। किसानों को सलाह है कि रोग के लक्षण दिखाई देते ही 2.5 ग्राम स्टेट्रोसाइक्लिन व 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 10 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। मूंग और मोठ की फसल में हरा तेला व थ्रिप्स कीट से बचाव के लिए टाइमेथेट 30 EC दवा की 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। तिल की फसल में कैटरपिलर का प्रकोप होने पर इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। किन्नू के नए बाग लगाने के लिए 6x6 मीटर की दूरी पर 1x1 मीटर आकार के गड्ढों की खुदाई कर 20 दिन खुला छोड़ देवें। खजूर, किन्नू, संतरा व नींबू के बगीचों में नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें।
आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम विजयपुरा, जिला जयपुर के कृषक मानवेंद्र प्रताप ने। ये अमरबेल से फसलों को बचाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मानवेंद्र प्रताप जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अमरबेल फसलों के लिए एक खतरनाक खरपतवार है, जिसकी मुख्य रूप से रिजके में गंभीर समस्या देखी जाती है। परंतु ये अलसी, चुकंदर, मिर्च, प्याज, गाजर, सूरजमुखी, मेहंदी और कई वृक्षों पर आसानी से एक पीले जाल के रूप में लिपट जाता है। इसको आकाश बेल, अमरबेल, अमरबल्लरी भी कहते हैं। ये परजीवी खरपतवार कृषि के लिए एक गंभीर समस्या है, जिनको नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध साधनों की प्रभावकारिता कम होती जा रही है। ये अपना भोजन बनाने, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दूसरी फसलों पर निर्भर रहता है। अमरबेल का फैलाव बीज और कार्यिकी प्रवर्धन द्वारा होता है। अमरबेल परजीवी पौधे में उगने के 25 से 30 दिन बाद सफेद अथवा हल्के पीले रंग के पुष्प गुच्छ में निकलते हैं। प्रत्येक पुष्प गुच्छ में 15 से 20 फल और प्रत्येक फल में 2 से 3 बीज बनते हैं। अमरबेल के बीज अत्यंत छोटे होते हैं। बीजों का रंग भूरा अथवा हल्का पीला, जो कि बरसीम तथा रिजके के बीजों जैसा होता है। पकने के बाद बीज मिट्टी में गिरकर काफी सालों तक सुरक्षित पड़े रहते हैं और उचित नमी मिलने पर दोबारा अंकुरित होकर फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। परपोषी मिल जाने पर 35 दिन में परिपक्व हो जाते हैं। अमरबेल कभी एक साथ नहीं फैलती, इसलिए खेत का लगातार निरीक्षण करना जरूरी है। शुरू में 2-3 स्थानों पर और धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाती है। अमरबेल लताओं की तरह बढ़कर फसलों और पेड़ों के ऊपर छा जाती है, जिससे फसल और पेड़ सूख जाते हैं। अमरबेल के प्रकोप से उड़द, मूंग में 30 से 35% और लूसर्न में 60 से 70% औसत पैदावार में कमी दर्ज की गई है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए आप फसलों के अमरबेल रहित बीज को इस्तेमाल में लाएं। नमक के 10% घोल में बीजोपचार से अमरबेल के बीज अलग हो जाते हैं। रिजके के बीजों को साफ पानी में धोकर काम में लें। अमरबेल से प्रभावित चारे की फसलों को जमीन की सतह से काटने पर अमरबेल का प्रकोप कम हो जाता है। अमरबेल से प्रभावित चारे की फसल को खरपतवार में फूल आने से पहले ही काट लेना चाहिए, जिससे इसके बीज नहीं बन पाते हैं और अगली फसल में इसकी समस्या कम हो जाती है। अमरबेल उगने के बाद परंतु फसल में लपेटने से पहले खेत में हैरो चलाकर इस खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। यदि अमरबेल का प्रकोप खेत में थोड़ी थोड़ी जगह में हो तो उसे उखाड़कर इकट्ठा करके जला देना चाहिए। शुरू में ही अमरबेल को रिजके के साथ काट करके जलाकर नष्ट कर दें और कटे हुए स्थानों पर पैराक्वेट 1% छिड़कें, जिससे अमरबेल और संपर्क में आने वाला रिजका नष्ट हो जाएगा। परंतु सिंचाई के साथ रिजका दोबारा फूट जाएगा। यदि अमरबेल का प्रकोप पेड़ों पर हो रहा है तो पेड़ों की छटाई कर देनी चाहिए, जिससे पेड़ों को सूखने से बचाया जा सके। और इस तरह किसान भाइयों, आप इन बताए गए उपायों को यदि अपनाते हैं तो आप इस बिना जड़ वाली परजीवी खरपतवार से अपनी फसलों को बचाकर अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन ले सकेंगे। अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और